दोस्तों 2023 में रिलीज हुई द डेंजर्स ऑफ वाटर्स एक एक्साइटिंग थ्रिलर मूवी है। रोजी, उसकी मॉम और उनका बॉयफ्रेंड एक समुद्र की यात्रा पर निकलती हैं। ट्रिप में तो बहुत मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ काले राज सामने आने लगते हैं जो इस सफर को डरावना बनाना शुरू कर देते हैं। तो आइए मूवी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी शुरू होती है, हम देखते हैं कि एक लड़की रोजी, जिसके चेहरे पर जख्म के निशान है, साफ दिख रहा था कि वो किसी बुरे हालत से गुजरी है। कोई उसे सवाल कर रहा होता है। फिर कहानी पीछे जाती है, यानी कुछ हफ्ते पहले जब ये सब नहीं हुआ था। शाम का वक्त था और हम रोजी की मॉम एल्मा को घर में देखते हैं जो खाना बना रही थी। तभी रोजी अपने काम से लौटती है। पता चलता है कि माँ बेटी के बीच तो बहुत प्यार है। रोजी के डैड कुछ साल पहले गुजर चुके थे, तो रोजी और उसकी मॉम अकेले ही रहते थे। एल्मा रोजी को बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड डेरेक के साथ छुट्टी मनाने जा रही है, लेकिन रोजी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन एल्मा उनके साथ इस ट्रिप पर जाना चाहती थी। अगली सुबह वो जल्दी तैयार हो जाते हैं। रोजी एक बार फिर अपनी मॉम से कहती है कि तुमने इस आदमी से अभी कुछ समय पहले ही मुलाकात की है, क्या तुम्हें लगता है कि उस पर भरोसा करना सही होगा? एल्मा अपनी बेटी को समझाते हुए बोलती है कि देखो, वो एक अच्छा इंसान है, जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब जैसे ही एल्मा कार स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाती है, कार स्टार्ट नहीं होती। तो रोजी अपनी मॉम से कहती है कि ये एक सिग्नल है, लेकिन उसकी मॉम इसे मजाक समझ लेती है। कार ठीक करवाने के बाद वो बीच पर पहुंचते हैं। रोजी कुछ देर कार में रहती है और एल्मा डेरेक से मिलती है। उसके बाद वो लोग कार में सामान लोड कर रहे थे। कुछ देर बाद जब एल्मा अपनी बैग से कुछ निकाल रही थी, तो रोजी ने वहाँ 2 आदमियों को देखा। उनमें से एक एल्मा की मदद करना चाहता था, लेकिन एल्मा ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो खुद कर सकती है ऐसा। दोनों ने थोड़ी बातचीत की और उसके बाद माँ बेटे डेरेक की शिप पर आती है। शिप का नाम था एनालिस। डेरेक बताता है कि मैंने ये शिप किसी से ली है और मैंने इसका नाम नहीं बदला क्योंकि ये अपशगुन है। याद रखें, डेरेक एक अमीर आदमी है। रोजी को अभी भी उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसकी बातों से डेरेक एक बहुत ही अच्छा इंसान लग रहा था। वैसे सारी तैयारियां करने के बाद वो अपनी ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। एल्मा और डेरेक के बीच का रिश्ता बहुत ही प्यार भरा था। कुछ घंटों बाद जब रोजी अपना फोन चेक करती है तो उसमें नेटवर्क नहीं होता। वो थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि वो अपनी मॉम की तरह प्यार में अंधी नहीं थी। रोजी को अच्छा लगे इसलिए डेरेक उसे थोड़ी सी सेलिंग करवाना सिखाता है। और आज एल्मा का जन्मदिन भी था। रोजी ने उसके लिए केक बनाया। इसके बाद डेरेक दोनों को अपनी तरफ से गिफ्ट देता है। एल्मा को एक टी शर्ट मिली और रोजी को एक चाकू, जो मुश्किल वक्त में उसकी मदद करेगा। रोजी इस तोहफे से खुश थी और धीरे धीरे डेरेक से उसकी नफरत भी कम हो रही थी। अगले दिन जब एल्मा अपने फोन से कुछ फोटो ले रही थी तो वो गलती से पानी में गिर जाती है। डेरेक तुरंत शिप रोकता है और रोजी से कहता है कि जल्दी से नीचे जाकर कंबल ले आओ। जब रोजी कंबल ढूंढ रही थी तो उसने वहाँ पर कुछ हथियार देखे। वो इससे परेशान हो जाती है। कंबल ढूंढने के बाद वो अपनी मॉम की तरफ दौड़ती है। एल्मा उसे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारा फोन खो दिया है, लेकिन रोजी समझाती है कि कोई बात नहीं है, मुझे बस आपकी फिक्र है। वहीं एक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था, बहुत बड़ा। ये सब देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो दिशा नहीं बदल सकते थे। डेरेक उन दोनों को हिम्मत देता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो होता रहता है, तूफान गुजर जाएगा। और हुआ भी वैसा ही। ये लोग तूफान से सुरक्षित वापस निकल जाते हैं। अगले दिन रोजी अपनी मॉम से बात करने आती है। एल्मा अपने बेटी से माफी मांगती है कि वो उसे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई, लेकिन रोजी को अपनी मॉम से कोई गिला नहीं था। जब डेरेक आता है तो रोजी उससे उन हथियारों के बारे में पूछती है। डेरेक उससे बताता है कि उनके काम का एक हिस्सा है। असल में डेरेक एक पुलिस वाला था और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अब वो कहता है कि वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट है, इसलिए कोई उस पर हथियारों को लेकर शक नहीं करता। रोजी को हथियारों में थोड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए वो देखना चाहती थी कि ये काम कैसे करती है। डेरेक रोजी को बंदूक चलाना सिखाता है, पर वो ये देखकर बहुत हैरान रह जाता है कि वो कितनी जल्दी सीख रही है। डेरेक उसकी तारीफ करता है। एल्मा कहती है कि रोजी के डैड आर्मी में थे, शायद इसीलिए वो इसमें अच्छी है। धीरे धीरे रोजी डेरेक के साथ अच्छा महसूस करने लगी थी, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल जाता है। जब वो उठती है तो बाहर आवाज सुनती है और देखने जाती है तो पता चलता है कि एक शिप वहाँ पर आई हुई है और उन लोगों के पास हथियार थे और वो डेरेक और एल्मा को धमका रहे थे, खासकर डेरेक को। वो किसी चीजों के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन डेरेक ने उन्हें कुछ नहीं बताया, तो उनमें से एक ने पहले एल्मा को मार दिया। एल्मा रोजी को देखती है और इशारा करती है कि बेटी छुप जाओ। रोजी जल्दी से बंदूक लेने जाती है, लेकिन उसके बाहर आने से पहले एल्मा को गोली लग जाती है और डेरेक को भी कंधे पर गोली लगती है। डेरेक समुद्र में गिर जाता है। ये सब देखकर रोजी इतनी डर जाती है कि वो नीचे छुप जाती है। उसके हाथ में भी बंदूक होता है, इसलिए अगर वो गुंडे उसे देख लेते तो वो खुद की हिफाजत में गोली मार देती। लेकिन किस्मत से वो लोग जो ढूंढ रहे थे वो उन्हें बाहर ही मिल जाता है और रोजी को वो नहीं देख पाते। लेकिन जाने से पहले उन्होंने शिप में आग लगा दी थी। थोड़ी देर बाद जब रोजी बाहर आई तो अपनी मॉम की लाश देखकर वो बहुत ही रोने लगती है। उसे आग भी बुझानी थी, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो सबसे पहले आग बुझाने लगी। वो अपनी मॉम को खोकर बहुत ही दुखी थी। वो पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह उठकर रोजी ने अपनी मॉम को एक कपड़े में लपेट लिया।
शिप का पाल भी जल चुका था। रोजी को शिप चलाने का ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए वो रेडियो ढूंढने लगी ताकि रेडियो से कुछ मदद मिल सके, लेकिन रेडियो भी बुरी तरह से जल चुका था। वो अकेले काफी देर तक सोचती रही कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो समुद्र के बीच में थी। उसकी नजर एक रस्सी पर पड़ी। जब वो देखने गई तो उसमें रस्सी से बंधा हुआ डेरेक था, जो घायल था। वो रोजी से मदद मांगता है। रोजी उसे शिप तक ले आती है और वो उससे पूछती है कि मेरी मॉम को किसने मारा, लेकिन डेरेक का जवाब होता है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे। रोजी उससे कहती है कि बताओ मैं अब क्या करूं। उसका सेल भी जल गया था, इसलिए डेरेक उसे शिप में जिप लगाने को कहता है। वो कहता है कि उससे हमारी शिप आगे बढ़ने लगेगी। रोजी उसे नीचे से मिले सामान दिखाती है और पूछती है कि ये किस लिए है। डेरेक कहता है कि ये सब बेकार है। अगले दिन वो उसके जख्मों पर पट्टी करती है, लेकिन रोजी उस पर भरोसा नहीं करने वाली थी। और सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसे डेरेक की कुछ पुरानी तस्वीरें मिली जिसमें उसकी पत्नी भी थी, और उसकी पत्नी का नाम एनालिजा था। इसका मतलब ये था कि उसने शिप के बारे में झूठ बोला। और सबसे बड़ी बात यह थी कि डेरेक ने एल्मा को मारने वालों के साथ तस्वीरें खिंचाई थी। डेरेक उन्हें जानता था और वो शुरू से झूठ बोल रहा था। ये सब जानने के बाद रोजी ने उसे बांधने का फैसला किया। वो पूरी तरह होश में नहीं था, इसलिए कुछ नहीं कर सका। रोजी उसके हाथों को रस्सी से बांध देती है, लेकिन कुछ देर बाद डेरेक अपनी जगह से गायब था। रोजी उसे ढूंढने लगी, लेकिन डेरेक उसे ढूंढ लेता है और उसके हाथ में एक चाकू मिलता है। रोजी उससे पूछती है कि वो आदमी कौन था। डेरेक कहता है कि जितना कम जानोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो रोजी से बिल्कुल नहीं डर रहा था, ना ही वो एल्मा की मौत से दुखी था। डेरेक उसे अपनी बातों में उलझाता है और शिप की रिपेयरिंग में उसकी मदद कर लेता है, क्योंकि डेरेक का एक हाथ बेकार हो गया था। इसलिए रोजी के पास भी डेरेक की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि वही उसे समुद्र से बाहर निकालना भी था। वो इंजन ठीक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेकार हो चुका था। अब उनकी मदद सिर्फ समुद्री हवा ही कर सकती थी। एल्मा की बॉडी अभी भी शिप पर थी। एल्मा एक लॉकेट पहनती थी। रोजी वो लॉकेट लेती है और उसकी याद में अपने गले में पहन लेती है। जब डेरेक ये देखता है तो कहता है कि ये मैंने तुम्हारी मॉम को दिया था। रोजी जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये लॉकेट कई सालों से एल्मा के पास ही था और वो अभी अभी डेरेक से मिली थी। इसका मतलब डेरेक अभी भी झूठ बोल रहा था। वैसे तो 2 दिन तक वो छोटे से सेल की मदद से आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर डेरेक गुस्सा हो गया, क्योंकि इस बार जब उसने नक्शे देखे तो वो उनके मंजिल की जगह किसी और जगह पर जा रहे थे। डेरेक के गुस्से को देखकर रोजी जल्दी से कमरे में छिप जाती है और उसके हाथ में एक बंदूक भी होती है। कुछ घंटों बाद जब रोजी खुद बाहर आई तो डेरेक निराश होकर एक कोने में बैठा था। रोजी आसपास देखती है और उसे एक आइलैंड दिखाई देता है। डेरेक से बिना पूछे वो शिप को आइलैंड की तरफ मोड़ देती है, लेकिन ये पाल शिप को किनारे तक नहीं ले जा सकता था, इसलिए उन्हें किनारे तक पहुंचने के लिए एक राफ्ट चाहिए था। डेरेक भी इस आइलैंड पर जाने को तैयार था, लेकिन एक हाथ सही न होने की वजह से वो शिप नहीं चला सकता था, इसलिए उसे रोजी की जरूरत थी। भले ही रोजी उस पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन उसे जाना ही पड़ा। राफ्ट पर बैठने के बाद रोइंग करने वाला एक हिस्सा खुल गया, क्योंकि ये रोजी के लिए पहली बार था। वो उसे लेने पानी में गई, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था और इसी की वजह से वो पानी में गिर जाती है। उसने लाइफ जैकेट पहना हुआ था और डेरेक उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो अपने लाइफ जैकेट को कैसे खोल सकती है। जब वो डूबने लगी तो डेरेक खुद पानी में गया और किसी तरह से उसको किनारे पर ले आया। रोजी सांस नहीं ले पा रही थी, तो डेरेक ने उसे सीपीआर दिया और उसे होश में लाया। होश आने के बाद रोजी आइलैंड के जंगल में चली गई। डेरेक पहले से गुफा में पीने का पानी ढूंढ चुका था, इसलिए उसने रोजी को पानी पीने के लिए कहा। आइलैंड सुनसान था, इसलिए रोजी कहती है कि हमें वापस जाना होगा, लेकिन डेरेक कहता है कि हम कल जाएंगे क्योंकि जल्दी अंधेरा होने वाला है। वे राफ्ट को किनारे पर ले आते हैं ताकि रोजी शिफ्ट में ही सो सके और डेरेक बाहर आग लगाता है। रोजी सो नहीं पाती है, इसलिए वो डेरेक के साथ बैठती है। वो लोग बात करते हैं और यहीं पर डेरेक की असली कहानी सामने आती है। डेरेक बताता है कि मैं एक अच्छा पुलिस वाला था और मैंने 10 साल तक ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ लोग अमीर हो रहे थे, मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसे लगता था कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। फिर मैंने अच्छाई छोड़ दी और बुरे लोगों के साथ मिल गया। मैंने बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए। जिस आदमी के लिए मैं काम करता था वो असल में एक शैतान था। उसने ऐसा काम किया जिसका तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मुझे तुम्हारी मॉम से प्यार नहीं था, मैं बस उसे पसंद करता था, इसलिए मैंने उसे फंसाया। वो खूबसूरत भी थी, और हाँ, अगर तुम्हारी मॉम आज जिंदा नहीं है तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। जिस आदमी के लिए मैं काम करता था वो तुम जैसी लड़कियों को पकड़कर बेचता था। मुझे बुरे लोगों से पैसे चुराने में भी मजा आता है, इसलिए मैंने उस आदमी के पैसे चुरा लिए और वो वही पैसे लेने आया था जिसमें तुम्हारी मॉम मर गई थी। ये सब सुनकर रोजी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई और उसे मुक्का मारकर गिरा दिया। इसके बाद वो तुरंत उसके बैग से बंदूक निकाल लेती है। डेरेक अभी भी उससे नहीं डर रहा था। वो ताना मारता है कि तू रस्से भी नहीं बांध सकती, तो मुझे कैसे मारेगी। जैसे ही रोजी ट्रिगर दबाती है तो गोली नहीं चलती क्योंकि बंदूक खाली थी। डेरेक को मौका मिल जाता है तो वो उस पर झपट पड़ता है। रोजी उधर से भाग खड़ी हुई और डेरेक ने बंदूक उठा ली। डेरेक बोलता है, अब तू बहुत होशियार बन गई है, इसलिए मुझे तुझे मारना ही पड़ेगा। वो उसे जंगल में ही मारने दौड़ा, पर रोजी अपनी जान बचाती रही और ये सिलसिला सुबह तक चलता रहा। अब रोजी
रोजी सोच रही थी कि वो राफ्ट लेकर वहाँ से निकल जाएगी। वो डेरेक अब एक ऊंची जगह पर खड़ा था। जैसे ही उसने रोजी को देखा तो गोली चलाने लगा। रोजी के पैर में गोली लगी पर डेरेक भी उस ऊंचाई से गिर गया। तो वो मरा नहीं पर जख्मी जरूर हो गया। लेकिन डेरेक के पास ट्रांसमीटर था पर उसने रोजी को झूठ बोला था कि ये काम नहीं करता। रोजी ट्रांसमीटर लेकर उसके पास गई और उसे चिल्लाने को बोली पर डेरेक शिप में बैठना चाहता था। रोजी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे जख्मी छोड़कर राफ्ट पर आई और फिर शिप पर आई। पर वो शिप भी रात को डूबने लगी। रोजी ने भारी भारी चीजें फेंकनी शुरू कर दी और आखिर में उसने अपनी मॉम की लाश तक को समुद्र में फेंक दिया। मगर फिर भी शिप डूबने लगा और वो राफ्ट में आ गई। 2 दिन तक वो ऐसे ही समुद्र में तैरती रही। एक दिन उसे एक बड़ी शिप दिखी तो वो फ्लैगन चलाती है, मगर सूरज की रोशनी की वजह से शायद वो शिप उसे देख नहीं पाया। रात को वही शिप उसे बचाने भी आए। जो लोग उसे बचाते हैं सबके पास हथियार थे। वो रोजी को खाना देते हैं और जल्दी उसे समझाने लगते हैं कि उसे बचाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। तब नशे की हालत में एक लड़की वहाँ पर आती है। रोजी उनसे कहती है कि क्या मैं यहाँ पर नहा सकती हूँ। वो लोग उसे कमरा देते हैं। रोजी समझ चुकी थी कि ये वही लोग हो सकते हैं जिसके बारे में डेरेक ने बताया था, यानी जो लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं। और कप्तान भी इसी जहाज पर है जो कम उम्र वाली लड़कियों से ऑब्सेस्ड था। तो रोजी को वो लोग तैयार करते हैं और वो कप्तान से मिलती है। वो उसे सेड्यूस करने का नाटक करती है। मौका पाकर एक रेंज से वो कप्तान को मार देती है। हथियार रोजी को पहले ही मिल चुके थे। यहाँ फिल्म की कहानी थोड़ी कमजोर हो जाती है जब मासूम सी रोजी जॉन विक में बदल गई, क्योंकि एक एक करके वो सभी लोगों को बड़ी आसानी से मार देती है जो कि मुमकिन नहीं था। खैर, जिस लड़की को हमने शुरू में देखा था वो उससे मदद मांगने जाती है। वो लड़की कहती है कि मैं अकेले नहीं हूँ, इस जहाँ पर मेरे जैसी और लड़कियां भी हैं जो यहाँ पर कैद हुए हैं। रोजी जब उस कमरे को खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत कम उम्र की लड़कियां बंदी हुई हैं। अब इससे पहले कि वो उन्हें छुड़ा पाती, कप्तान का एक आदमी अभी बचा हुआ था। वो रोजी के ऊपर गन पॉइंट करता है। हालांकि ये सब उसके लिए बड़ा खतरा था, पर वो फिर भी रोजी को मारना चाहता था, मगर नहीं। और फिर रोजी पलट कर उस पर वार करती है और वो आदमी मर जाता है। मगर एंड में एक आदमी बचा हुआ था। तो डेरेक को रोजी देखकर हैरान थी और पूछती है कि तुम तो उस आइलैंड पे मर चुके थे। तो डेरेक कहता है कि मैंने कप्तान से एक सौदा किया था कि मेरे जान के बदले तुम। ये सुनते ही रोजी हंसने लगती है कि तुम्हारा कप्तान तो अब नहीं रहा, मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर डेरेक उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और गन लेकर उसे मारने के लिए वो उसके पीछे जा रहा था। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि रोजी गायब है और वो एक केमिकल रिलीज करती है। डेरेक गिर जाता है जिससे रोजी को मौका मिल जाता है उसे मारने का, और वो उसी चाकू से उसका काम तमाम कर देती है जो चाकू डेरेक ने उसे तोहफे में दिया था। जहाज का सारा ग्रुप जो कि बुरे लोग थे वो मर चुके थे। सिर्फ और सिर्फ बंदी बनाई हुई लड़कियां वहाँ पर बची हुई थी जिसे रोजी ने आजाद कर दिया था। तब ये देखते हैं कि यह जहाज एक बंदरगाह की ओर बढ़ रही है। इन्हें खुशी होती है क्योंकि अब ये लोग बच जाएंगे। बंदरगाह पहुंचकर यहाँ पर मामला पुलिस संभालती है और मूवी के शुरू वाला सीन हम फिर से देखते हैं, यानी कहानी वहीं पर आती है जहाँ रोजी एक पुलिस ऑफिसर को यहाँ सारी कहानी बता रही थी। पुलिस वाला रोजी की हिम्मत की दाद देता है और कहता है कि सभी लड़कियों को उनके घर जल्दी ही भेज दिया जाएगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। रोजी परेशान थी। वो कहती है कि मैं वापस नहीं जा सकती, अब मेरे लिए वहाँ पर कुछ नहीं है। मगर पुलिस वाला ये कहकर चला जाता है कि तुम्हारे पास अपना भविष्य है जिसके लिए तुम लड़ी, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर करें।